नमस्कार सभी साथियों को मेरा। मैं सन्नी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली। आज मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूँ। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार हमारे देश में 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया और हमारी डिसेबिलिटी की जो संख्या है वो 7 से बढ़ के 21 हो गई थी। 1995 में हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था। तब उस समय 7 तरह की डिसेबिलिटी को भारत में मान्यता दी गई थी। अब 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद 21 प्रकार की डिसेबिलिटी आ गई है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश बहुत बड़ा है और बहुत जनसंख्या यहाँ पे, छोटे बड़े हर एरिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो डिसेबिलिटी में आते हैं, बट उनका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। उनके आइडेंटिफिकेशन की चेकलिस्ट डॉक्टरों के पास होती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास होती है, लेकिन हर जगह ये बच्चे पहुंच नहीं पाते कुछ अभाव के कारण। दिल्ली सरकार ने अभी 9 तारीख को एक सर्कुलर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार के हर स्कूलों में जो है पढ़ने वाले सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे मालूम चल सके कि वो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी यदि किसी भी बच्चों में आती है तो उन्हें फर्दर असेसमेंट के लिए हम आगे भेज सकें। आज का मेरा मीटिंग लेने का यही उद्देश्य है। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का स्टार्ट लेवल पे। दिल्ली सरकार के नए सर्कुलर के हिसाब से सबसे पहले स्क्रीनिंग हमारे स्कूल में क्लास टीचर्स करेंगे बच्चों की, क्योंकि बच्चे क्लास टीचर्स के पास सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। वो उनसे सबसे ज़्यादा अवेयर होते हैं, काफ़ी समय से उनके साथ होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका असेसमेंट क्लास टीचर ही कर सकते हैं, सब्जेक्ट टीचर की हेल्प ले सकते हैं। इस असेसमेंट को करने के लिए एनसीईआरटी ने काम किया काफ़ी अच्छा, और एक प्रशस्त नाम का चेकलिस्ट निकाला। पूरी बुकलेट है जिसमें प्रशस्त नाम में पार्ट 1 जो कि हमें रेगुलर टीचर्स को यानी जो क्लास टीचर होंगे उन्हें करना है। तो प्रशस्त की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत समस्याएं हैं, चेकलिस्ट नहीं मिलती है, लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, किस क्या तरीका होना चाहिए। अभी डिसेबिलिटी भी बढ़ गई है, किस तरह के नाम तो सारे जानते हैं लेकिन असेसमेंट नहीं हो पाता। तो एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा काम किया है और बहुत साइकोलॉजिस्ट, बहुत तरह के डॉक्टरों से कंसल्ट करके एक पूरी ड्राफ्टिंग बना के नई चेकलिस्ट तैयार की है। और ये चेकलिस्ट केवल दिल्ली में नहीं और भी बहुत से स्टेट में, केरला में, मैंगलोर में, जम्मू कश्मीर में और भी जगहों पे इसको जो है आजमाया गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आया है। आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम जल्दी से आते हैं अपने पॉइंट पे। मैं आपके साथ जो है एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखें। आई होप आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। ये प्रशस्त पार्ट 1 है। यहाँ पर हम जो है हर क्लास में जो भी क्लास टीचर होगा वो अपने प्रत्येक बच्चों का असेसमेंट इस फॉर्मेट से करेगा। ये फॉर्मेट स्कूल से उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। इसकी जानकारी मैं शुरू करता हूँ। प्रशस्त पार्ट 1 में सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पे हम जिस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद उसका क्लास होगा, उसकी एज होगी, जेंडर मेल है फीमेल है, स्कूल का नाम होगा, स्कूल आईडी होगी, किस शहर का है, कौन सा स्टेट है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, हाइट और वेट। ये हमारे कुछ जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट्स पे। यहाँ पे कई पॉइंट्स दिए गए हैं हर डिसेबिलिटी को कवर करते हुए, सीरियल नंबर में पॉइंट्स दिए हुए हैं और साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन आइटम्स में की गई है। हम अपने बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी हमें लगता है कि इस तरह के आइटम्स में जो कंडीशंस लिखी गई है यदि ये बच्चे के साथ होता है तो हम सामने वाले कॉलम में जहाँ पे टिक करना है यहाँ पे हम टिक कर देंगे। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर 1.1 की बात करें। लिखा हुआ है दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग और नीड्स सपोर्ट टू वॉक क्लाइंब स्टेयर। यानी कोई बच्चा ऐसा हो जिसको चलने में समस्या हो या सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो, उसको कोई ना कोई सहायता की जरूरत हो, ऐसा कोई बच्चा हो तो उसको टिक कर सकते हैं आप। 1.2 में कहता है दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन मूविंग यूजिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हैंड्स फॉर राइटिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। यानी कि बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, अपने किसी पार्ट का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता हो, जैसे हाथ से लिख नहीं पा रहा हो, खा नहीं पा रहा हो। 1.3 में दिस स्टूडेंट हैज ऑब्जर्वेबल डिफॉर्मिटी सच एज मिसिंग एनी बॉडी पार्ट्स, से फॉर एग्जांपल हैंड, फिंगर, लेग। कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, हाथ नहीं है,
कोई उँगलियाँ नहीं है, पैर नहीं है। 2.1 में आते हैं, दिस स्टूडेंट एक्सपीरियंस नंबनेस, फील्स नथिंग, लैक ऑफ सेंसेशन इन हैंड, फीट, लेग, आर्म। बच्चे को सुन्न हो जाता है, उसका कोई भी अंग जो है उसको किसी तरह का पता नहीं चलता, उसके पैरों में, हाथों में या भुजाओं में बिल्कुल शून्यता का अनुभव होता हो, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। 3.1 में आते हैं, दिस स्टूडेंट्स हैज stiffness, floppiness in limbs and or a jerky movement in limbs, jerky walking pattern, involuntary अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। यानी कोई वैसा बच्चा है जो चलते समय झटके लेता है, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो इस पे हम टिक कर सकते हैं। 3.2 पे आते हैं, दिस स्टूडेंट हैज प्रॉब्लम इन सेल्फ हेल्प स्किल, डिफेक्टिंग, वॉशिंग, ईटिंग, होल्डिंग एंड प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स, कटिंग, पेस्टिंग। यानी कि बच्चे को अपना काम करने में समस्या होती है, खुद से खा नहीं पाता, कोई चीज पकड़ नहीं पाता, खुद से नहा नहीं सकता, या कुछ भी कट करना, पेस्ट करना, ये उसके लिए समस्या होती है। ऐसा प्रॉब्लम है तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं। द स्टूडेंट हैज स्लर्ड स्पीच और ड्रोलिंग, बच्चा कुछ ऐसी आवाजें निकालता है जो कि बिल्कुल क्लियर ना हो, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। 4.1 में आते हैं, दिस स्टूडेंट इज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर फॉर हिज हर एज, बच्चे की जो है हाइट नहीं बढ़ रही है अपनी उम्र के अनुसार, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। 4.2, दिस स्टूडेंट हैज अ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज हेड, बाउड लेग्स, शॉर्ट फिंगर्स, नेक। किसी बच्चे में ऐसा आप देखते हैं कि जो है सिर बहुत बड़ा है, या पैर बहुत चौड़े हैं, उंगलियां बहुत छोटी हैं, गर्दन सही से प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 5.1 पे आते हैं, दिस स्टूडेंट फॉल्स फ्रिक्वेंटली एंड हैज डिफिकल्टी गेटिंग अप फ्रॉम अ लाइंग और सिटिंग पोजीशन, बच्चा बार बार गिर जाता है, और यदि गिर गया तो जो है या बैठ गया तो उसको उठने में समस्या होती है। 5.2, दिस स्टूडेंट ऑलवेज वॉक्स ऑन हिज हर टोज, यानी कि बच्चा अपने पैरों के पंजों पे चलता है। 6.1, दिस स्टूडेंट इज एन एसिड अटैक सर्वाइवर, यानी बच्चे पे एसिड का हमला हुआ था, उससे रिकवर हुआ है, ऐसा कोई बच्चा है तो उसे टिक कर सकते हैं। 7.1, दिस स्टूडेंट इज अनेबल टू सी एनीथिंग यूजिंग बोथ आईज, बच्चा अपनी दोनों आंखों से कुछ भी नहीं देख पाता, तो हम इस पे टिक करेंगे। 8.1 में आते हैं, दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन सीइंग इन लो लाइटिंग और फील्स द नीड टू मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, बच्चे को कम लाइट हो तो उसे देखने में दिक्कत आती है, वो बार बार उस तरफ जाना चाहता है जहां लाइट अच्छी मिलती हो। 8.2, this student blinks, rubs his her eyes frequently or complain about burning sensation or itchiness in all around the eyes, frequently headache। यानी बच्चा बार बार अपनी आंखों को मलता हो और बार बार कंप्लेन करता हो कि इसकी आंखों में इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। 8.3, दिस स्टूडेंट्स होल्ड अ बुक टू फार और टू क्लोज वाइल रीडिंग, बच्चा किसी किताब को पढ़ रहा है तो अपने या तो बहुत नजदीक रख के पढ़ रहा है या थोड़ा दूर करके पढ़ रहा है, तो आप इस कंडीशन पे टिक कर सकते हैं। This student faced difficulties while reading, such as misplace or line or skip lines in between, omits words, add words, moves head along the text। बच्चे को प्रॉब्लम होती है किसी चीज को पढ़ने में, कई बार चीजें छोड़ देता है, लाइन ऊपर नीचे कर देता है, या वर्ड जो पढ़ रहा है वो गलत कर देता है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। 8.5 में आते हैं, दिस स्टूडेंट्स अवॉइड्स engaging in activities required visual focus such as reading or coloring or writing, copying from blackboard and prefers to copy from peers। बच्चा इस तरह की एक्टिविटी को अवॉइड करता है जहाँ पे उसको प्रकाश का इस्तेमाल करना पड़े, देखना पड़े, या कलर करना पड़े, बोर्ड से कॉपी करना पड़े, ब्लैक बोर्ड से। वो प्रीफर करता है कि अपने दोस्त की कॉपी से कर ले, बोर्ड से देखने के बजाय, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 8.6 में, दिस स्टूडेंट क्लोज और कवर वन आई वाइल रीडिंग और फोकसिंग ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट, बच्चा किसी चीज को बहुत ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें, कोई एक आंख बंद कर लेता है या कवर कर लेता है फोकस करने के लिए। 8.7 में, दिस स्टूडेंट हैज मिसअलाइंड आईज, एसिमेट्रिकल स्क्विंट, बच्चे की आंखें जो है तिरछी हैं, महंगा जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी आंखें हैं, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। 9.1 में आते हैं, दिस स्टूडेंट टर्न्स हेड टू पोजीशन ईयर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और पर्पसफुली वॉच द फेस ऑफ द स्पीकर ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, यानी कि बच्चा जब बातचीत हो रही है तो उस समय अपने कान को उस डायरेक्शन में करता है जहां से आवाज आ रही है, यानी कि वो देख के नहीं समझ पा रहा है, उस कान से सुनना चाह रहा है। 9.2, दिस स्टूडेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेस्ड और कॉल्ड आउट, बच्चा को यदि बुलाया जा रहा है तो वो सुन नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, यदि ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ टेक कर सकते हैं। 9.3 की बात करते हैं, दिस स्टूडेंट uses an unusually loud voice while speaking or often mispronounce word, बच्चा जब बोलता है तो तेज आवाज में बात करता है और गलत शब्द निकालता है।
9.4 दिस स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर रिपीटेशन ड्यूरिंग डिक्टेशन और वर्बल इंस्ट्रक्शन। बच्चों को हम कोई डिक्टेशन करा रहे हैं तो बच्चा बार बार उसे दोहराने के लिए कह रहा है हमसे, ऐसी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं। 9.5 की बात करते हैं। दिस स्टूडेंट हैज प्रॉब्लम इन हियरिंग इन्वायरमेंट साउंड्स सच एज स्कूल बेल, पीपल कॉलिंग, इज नॉट स्टर्ड, सरप्राइज बाय लाउड नॉइज। बच्चों को प्रॉब्लम होती है आसपास की आवाजों को सुनने में, चाहे वो स्कूल की बेल हो या कोई लोग बुला रहे हो उसे सुन ना पा रहा हो या बहुत तेज आवाज से घबरा जाता हो। 10.1 this the student repeats words or parts of word or speak in short fragment phrase। बच्चा जो है बार बार शब्दों को रिपीट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बोलता है सेंटेंस को। 10.2 दिस स्टूडेंट स्ट्रेमर्स व्हाइल स्पीकिंग और स्पीक इन, बच्चा बोलते समय हकलाता हो तो हम इसे टिक कर सकते हैं। 11.1 दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग और सोशलाइजिंग विद अदर्स। बच्चे को समस्या है कि वो सामाजिक रूप से एक दूसरों से घुल मिल नहीं पा रहा है, बातचीत नहीं कर पा रहा है। 11.2 the student is unable to do everyday tasks like finishing homework, following instruction directions of the teachers or even using the washroom without help। बच्चों को समस्या है, वो अपने डेली काम नहीं कर पाता है, होमवर्क पूरे नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है टीचर्स के, उसके अलावा वॉशरूम भी जाना है तो बिना हेल्प के नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन है तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। 11.3 की बात करते हैं। दिस स्टूडेंट्स बिहेवियर डज नॉट कंफर्म टू द कॉन्टेस्ट प्लेग्राउंड, क्लासरूम, होम्स और एक्सपेक्टेड सोशल नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंटली वॉक आउट ऑफ द क्लास विदाउट परमिशन, स्पीक्स आउट ऑफ टर्न एंड कीप इंटरप्टिंग। बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल स्कूल के हिसाब से नहीं है, जैसे क्लासरूम या खेल के मैदान या घर से वो नॉर्मली भाग जाता है जब भी कोई आता है बिना परमिशन के, बिना पूछे ही, वो सोशल स्टेटस नहीं बना पा रहा है। 11.4 this student has difficulty in applying what is learned successfully in one situation context to another। For example, he can solve question related to addition with pen, pencil and paper but is unable to answer when asked if there are 5 bananas and 3 mangoes, how many fruits are there in total। यानी कि बच्चा जो सीख रहा है उसको प्रॉपरली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा है। बच्चे को गिनती आ रही, जोड़ करना आ रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बच्चे से कहते हैं कि भाई 5 केले और 3 आम मिला के कितने हो गए, तो वो उसे जोड़ने में उसे समस्या आ रही है। दिस स्टूडेंट 12.1 की बात करते हैं। दिस स्टूडेंट रीड एंड राइट स्लोअर देन एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड। बच्चा बहुत धीरे धीरे लिखता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ता है, नॉर्मल स्पीड से काफी स्लो है। 12.2 की बात करते हैं। द स्टूडेंट हैज बैड हैंड राइटिंग दैट लैक्स क्लैरिटी इवन आफ्टर सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। बच्चे की राइटिंग बहुत खराब है, बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है जबकि काफी प्रैक्टिस करवा दी गई है उसके बाद। 12.3 की बात करते हैं। द स्टूडेंट हैज कॉन्टिन्यूअस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रीड। बच्चे को बार बार समस्या हो रही है, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसका मतलब वो नहीं समझ पा रहा है। आगे आते हैं 12.4 पे। दिस स्टूडेंट एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग द स्पेलिंग ऑफ लर्न वर्ड, ग्रामर, पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन इवन आफ्टर टीचिंग मल्टीपल टाइम्स। बच्चे को बहुत समस्या हो रही है स्पेलिंग को याद करने में, किसी वर्ड को, ग्रामर को, पंक्चुएशन को लगाने में, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, जबकि उसे बहुत बार सिखाया जा चुका है। ऐसी कंडीशन बनती है तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं। 12.5 की बात करते हैं। दिस स्टूडेंट हैज अ कंपैरेटिवली शॉर्ट अटेंशन स्पैन और इन अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन द टास्क। बच्चे का बहुत ही पुअर कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही चीजों को समझ पाता है, फिर उसका ध्यान हट जाता है। 12.6 की बात करते हैं। दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क ऑन टाइम। बच्चा समय से अपना काम को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। 12.7 दिस स्टूडेंट लैक्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक। बच्चे को समझ नहीं आता डायरेक्शन, वो लेफ्ट राइट नहीं समझ पाता है, ऊपर नीचे नहीं समझ पाता है, आगे पीछे की चीजें नहीं समझ पा रहा है। 12.8 this student reverse letters or symbols of words or numbers while writing, for example writing q instead of p or b oblique p, u v w m ch j p t frequently। यानी बच्चे को जो भी सिंबल या लेटर लिखना है वो अक्सर कंफ्यूज कर जाता है, क्यू की जगह वो पी लिख देता है, बी की जगह डी लिख देता है, यू की जगह वो बी लिख देता है, इस तरह से। 12.9 की बात करते हैं। द errors committed by this student have a particular pattern और consistency। बच्चा बार बार एक ही तरह की गलतियां जो है करता जा रहा है, एक ही पैटर्न पे गलती करता चला जा रहा है। 12.10 this symbol has difficulty in understanding mathematical symbol such as plus minus multiply division। स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिकल साइन को समझने में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के साइन को देख के वो समझ नहीं पाता कि क्या करना है। 13.1 पे आते हैं। दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन मेकिंग आई कांटेक्ट और लुकिंग एट द स्पीकर। बच्चा जो सामने वाला टीचर बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, उसमें प्रॉब्लम आती है उसको। 13.2
This student echoes or repeat words. For example, on being asked what is your name, will repeat what is your name instead of telling his name. बच्चा के साथ जो हम बात करते हैं बच्चा वही रिपीट करता है। जैसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो भी मुझसे यही कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो समझ नहीं पाता क्वेश्चंस को। 13.3 This student has difficulty in interacting, making friends, playing with peers, group classmates. बच्चों को प्रॉब्लम होती है दूसरों से बात करने में, वो दोस्त नहीं बना पाता है, दूसरे साथियों के साथ खेल नहीं पाता है। ऐसी समस्या यदि आती है तो हम यहाँ टिक कर सकते हैं। 13.4 This student find it difficult to deal with sudden changes in routine. For example, change in class teacher, change in classroom, timetable, sitting arrangement. बच्चों को प्रॉब्लम होती है यदि जो है कोई भी चेंजेस तुरंत हो जाए, जैसे क्लास टीचर बदल गया या क्लासरूम चेंज हो गई या टाइम टेबल में कोई चेंज हो गया, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई, तो बच्चा जो है सफर करता है, प्रॉब्लम आती है उसे। 13.5 This student exhibits repetitive mannerism like hand flapping, nodal head, finger movement, rocking body और vocal repeating sound, words, phrase. बच्चा बार बार रिपीट करता है, कई बार अपने हाथों से तालियां बजाता रहता है, कभी फिंगर को मूवमेंट करता है, कभी बॉडी हिलाता रहता है, कभी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इस तरह की चीजें यदि देखने को मिलती हैं तो हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 13.6 पे आता है दिस स्टूडेंट कैन काउंट फॉर एग्जाम्पल 1 to 100 बट इज नॉट एबल टू गिव 2 पेंसिल 3 पेंसिल व्हेन आस्क्ड। बच्चा गिनती तो पढ़ सकता है 1 से लेकर 100 तक, मगर अब आप बच्चे से बोलिए 2 पेंसिल दे दो या 3 पेंसिल दे दो तो वो नहीं कर पाता है। 13.7 पे आते हैं दिस स्टूडेंट हैज डिफिकल्टीज इन फॉलोइंग ग्रुप इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बाय नेम। फॉर एग्जांपल व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग द होल क्लास ओपन योर मैथमेटिक्स बुक द चाइल्ड में रिक्वायर रोहित ओपन द मैथमेटिक्स बुक। बच्चे को प्रॉब्लम होती है ग्रुप इंस्ट्रक्शन को समझने में जब तक कि उससे खुद पर्सनली न कहा जाए। यदि क्लास में बोला गया टीचर द्वारा कि सभी बच्चे अपने मैथमेटिक्स की बुक निकालें तो वो तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि उसे खुद न बोला जाए। जैसे रोहित नाम हो तो रोहित अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालो, तभी वो निकालेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आती है बच्चों में। 13.8 की बात करते हैं ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग सेशन द स्टूडेंट ऑलवेज अपीयर्स नॉट टू बी इंटरेस्टेड व्हाइल ऑल अदर आर लिसनिंग केयरली। कोई स्टोरी सेशन चल रहा है तो बच्चे का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आता, जबकि बाकी सारे साथी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन इसका कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। 13.9 the student reverse pronouns or avoid using pronouns. For example, when the teacher asks, have you brought your homework? The child respond, you brought your homework. Rani brought your homework. बच्चा कई बार प्रोनाउंस को रिवर्स कर देता है, उल्टा बोलता है। जैसे कि टीचर ने ये पूछा क्या तुम अपना होमवर्क लेके आए हो, तो बच्चा भी यही पूछ कहता है कि तुम अपना होमवर्क ले आए हो, या रानी अपना होमवर्क ले आई है। इस टाइप की बातें करता है बच्चा। चेकलिस्ट थोड़ी लंबी है आपको लगता होगा, लेकिन अब ये खत्म होने वाली जल्दी ही। ये जरूरी है क्योंकि हमारी डिसेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है, करीब 21 डिसेबिलिटी है, तो पॉइंट्स भी तो एटलीस्ट 21 तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि हमें प्रॉपर असेसमेंट करना है। तो थोड़ा सा और है और देखते हैं हम। 13.10 दिस स्टूडेंट कैन रीड फ्लुएंटली एंड रिपीट वर्बटिम बट इज नॉट एबल टू नरेट ओरली राइट इन हिज ओन वर्ड्स। बच्चा कोई सी भी चीज पढ़ तो लेता है बहुत फ्लुएंटली, मगर उसे समझा नहीं पाता, सेंस नहीं समझ पाता, न तो बता पाता है नहीं लिख पाता है। 14.1 This student often appears sad or seems withdrawn or has severe mood swing or is trouble focusing or staying in his own seat. बच्चे को प्रॉब्लम होती है किसी एक जगह रहने में, वो अब एक जगह बैठ नहीं पाता, बार बार इधर उधर जाने का मन करता है, ट्रबल होता है उसको फोकस करने में किसी भी जगह पे। 14.2 This student has unexplained weight loss और weight gain. बच्चे का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है या वेट बहुत तेजी से गेन कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों में। This student complains frequently about X such as headache and stomach ache. बच्चा बार बार कंप्लेन कर रहा है कि उसमें सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की कंप्लेन भी करता है बच्चा बार बार फ्रिक्वेंटली, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। 14.4 This student often has suicidal thoughts or talk about attempting suicide or engage in self-harm activities such as making cut marks and burning. बच्चा बार बार सुसाइड करने की कोशिश करता है या उसकी बातें करता है, अपने को नुकसान करने की कोशिश करता है, कट लगाता है बार बार या जलाने की कोशिश करता है, ऐसी बातें भी करता है, तो आप इसे कंसिडर करेंगे। 14.5 This student appears to be involved इन ड्रग्स और अल्कोहल। बच्चा जो है किसी तरह का नशा करता है, ड्रग करता है, अल्कोहल लेता है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। 14.6 The student appear to be detached from reality and lives in an imaginary world, for example talking to imaginary friends that is not make believe play। बच्चा सपनों की दुनिया में ही रहता है, रियलिटी से मतलब नहीं रखता है, वो अपने उन दोस्तों से बात करता है जो रियल में है ही नहीं। 14.7 This student appears to have intense feeling of fear without any specification। बच्चा लगातार डर का अनुभव कर रहा है जबकि ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। 14.8 This student exhibits
drastic change in behavior or personality, for example fighting frequently, using weapons or expressing a desire to seriously hurt other। बच्चा बार बार ऐसा बिहेव करता है जो कि अच्छा नहीं है, काफी वो अटैकिंग है, कई बार जल्दी जल्दी लोगों से झगड़ा कर लेता है, हथियार चला देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसी कंडीशंस आ रही है बच्चे के साथ, तो आप इसे टिक करेंगे। 15.1 दिस स्टूडेंट्स गेट ट्रेमर्स, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। बच्चे को बार बार झटके आते हैं उसके बॉडीज में, तो आप इसे कंसिडर करेंगे। 15.2 इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट दिस स्टूडेंट गेट इजिली टायर्ड और फैटिग। बच्चा बहुत जल्दी थक जाता हो बाकी बच्चों की तुलना में, तो आप इसे जरूर कंसिडर करेंगे। 16.1 this student has unexplained and excessive bleeding from cuts or injury or has many large or deep bruise or has frequent unusual nosebleed without a known cause। बच्चे को कहीं भी कट जाता है तो बहुत ज्यादा उसको खून निकल रहा है, इस तरह के केस यदि आ रहे हैं तो आप इसे कंसिडर करते हैं। 17.1 this student has swelling in abdomen, hands, feet and has frequent fever। बच्चे को जो है सूजन हो रही है एब्डोमेन में, हाथों में, पैरों में, या बार बार उसे फीवर आ रहा है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो ये 17.1 तक हमारी ये सारी चेकलिस्ट थी जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, आपको एक्सप्लेन की है। ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको बहुत ही ऑनेस्टली इसको भरेंगे हर बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से एक सही रिजल्ट निकल के आएगा। और हमारे जो रेगुलर टीचर हैं या जो क्लास टीचर्स हैं, उनका काम यही है कि आप जो है इसे भर के अपने एचओएस को, अपने प्रिंसिपल्स को जो है आप प्रोवाइड कराएं जो है। तो आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस चेकलिस्ट में जो भी मैंने बताया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करेंगे, समझ गए हैं। और फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी अपना जो है डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इसके जब असेसमेंट पूरी करेंगे पार्ट 1 की, तो ये पार्ट 1 आप अपने कंसर्न एचओएस को देंगे। इसके बाद जो स्पेशलाइजेशन टीचर होंगे इस पे फर्दर स्टडी करके इसका पार्ट 2 सेक्शन है जिसे भरेंगे। और यदि बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आगे के लिए उसको फर्दर असेसमेंट के लिए रेफर भी करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि इस असेसमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम बच्चे को लेबल कर रहे हैं, बच्चे को ये बता रहे हैं कि आप जो है डिसेबिलिटी में आते हो। ये केवल एक स्क्रीनिंग है, और सर्टिफिकेट्स वगैरह तो जो भी होगा वो कंसर्न डॉक्टर्स ही देंगे रेफरल के बाद। और यदि ऐसा कोई केस निकल के आता है तो हम डेफिनेटली पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे। एक बात और, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, केवल पेरेंट्स या जो रिसोर्स पर्सन हमारे स्पेशलाइजेशन टीचर होंगे उनके साथ ही शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और मैं आपको अपनी डिटेल यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, आप देख लीजिए जो है, और कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर जो है हमसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशलाइजेशन टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। सीआर नंबर है मेरा 837726, कॉन्टैक्ट नंबर 9452787019, एंड ईमेल आईडी है bhu.sunny@gmail.com। आई होप सारे कंफ्यूजन आपके खत्म हुए होंगे, और आपने इतना समय दिया है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।